हेलो स्टूडेंट्स, रेडॉक्स रिएक्शन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में निकालते हैं। उसके रूल पढ़ रहे थे, इनफैक्ट 8 रूल पढ़ चुके थे। कुछ एक दो छोटी छोटी चीज़ें और हैं यहाँ पे जो मैं आपको बता दूँ रूल से रिलेटेड, एंड उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक कंपाउंड में स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। तो चलिए 8 रूल हमने बता दिए थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। रूल नंबर 9, कई बार ऐसा होता है कि किसी एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड के अंदर फ्रैक्शनल आ जाता है। अब ये थोड़ा अटपटा लगता है कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर की जो फीलिंग है वो ये बात इंडिकेट करती है कि इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा या डोनेट किया होगा कोई एलिमेंट जब आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जाना या आने से इंटीग्रल चार्ज आता है किसी एलिमेंट पे, चाहे वो हाइपोथेटिकल चार्ज हो चाहे वो रियल चार्ज हो। लेकिन जब फ्रैक्शनल आता है तो बड़ा अटपटा लगता है। तो जस्ट रिमेंबर कि जब भी किसी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल आ जाए तो वो हमेशा उस एलिमेंट के अलग अलग कई सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का एवरेज होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो। अगर आप उसका एवरेज निकाल लें तो हो सकता है कि वो फ्रैक्शनल आ सकता है, हो सकता है ना आए, लेकिन अगर फ्रैक्शनल आया तो पक्की बात है कि वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो लिखिएगा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट in a compound is always equal to average oxidation number, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ N3H। N3H is commonly known as हाइड्रोजोइक एसिड। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में निकालते हैं, तो एज पर रूल 3x + 1 = 0, तो x = -1/3 आ गया। अब ये -1/3 होने की वजह से थोड़ा अटपटा लगता है कि -1/3 चार्ज किसी एलिमेंट पे कैसे हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये जो 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजोइक एसिड में हैं, क्या इनका ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिकल है, सेम है या डिफरेंट है। उसके लिए मुझे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर मैं हाइड्रोजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा आता है, माइनस यहाँ पे और प्लस यहाँ पे, ये हाइड्रोजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम लोग बॉन्ड को तोड़ करके अलग अलग नाइट्रोजन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो पाएंगे कि एक्चुअली अलग अलग नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है। फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ +1 आएगा, यहाँ -1 आएगा। ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग +2 रखेंगे, यहाँ पे -2 रखेंगे, और ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो अगेन यहाँ पे -2 रखेंगे, यहाँ पे +2 रखेंगे। ठीक है। अब एक बात आपके दिमाग में इमीडिएटली आएगी कि आपने बीच वाले नाइट्रोजन को माइनस क्यों दिया और इन दोनों नाइट्रोजन को प्लस क्यों दिया। ये आप, हालांकि कुछ बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन आता होगा तो वो आसानी से कर सकते हैं, जिसको नहीं आता है वो अभी जस्ट इसको समझ लें कि बीच वाले नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp है और इसका sp2 है, इसका भी sp2 है। तो इस बीच वाले नाइट्रोजन का sp हाइब्रिडाइजेशन है और इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इनफैक्ट टर्मिनल नाइट्रोजन एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s कैरेक्टर होता है। तो कभी यदि सिमिलर एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करना हो तो उनके अंदर जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो बीच वाले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने की वजह से इसको माइनस चार्ज दिया। अब आप देखो नेट चार्ज इस वाले नाइट्रोजन पे कितना हो गया, +2 -1 यानी कि +1। इस वाले नाइट्रोजन पे कितना होगा, +2 -1 यानी अगेन +1, और इस वाले नाइट्रोजन का -2 +1 यानी कि -3। तो अब तीनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग आया, 2 का +1 है, 1 का -3 है। अगर आप एवरेज आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका +1 -3 +1 डिवाइडेड बाई 3 कम्स आउट टू बी -1/3। तो जस्ट रिमेंबर कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। हालांकि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कई बार होल नंबर भी होता है, क्योंकि एवरेज तो कुछ भी आ सकता है ना, लेकिन अगर फ्रैक्शनल आया तो पक्की बात है कि वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा, एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटम्स का। क्लियर। रूल नंबर 10, कैन बी राइट इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस
In oxidation number increases, and in reduction oxidation number decreases. easy है, easy. ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है. बहुत आसान सी बात है कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलता है. इलेक्ट्रॉन के निकलने से या तो पॉजिटिव चार्ज का क्वांटिटी बढ़ेगा या फिर नेगेटिव चार्ज का क्वांटिटी घटेगा. पॉजिटिव चार्ज का क्वांटिटी बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी घटना भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना. तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है. ठीक है. पॉइंट नंबर 11, कभी कभी ऐसी बात भी हमें चेक करनी होती है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का कहाँ तक हो सकता है. व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. हालांकि डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए थोड़ा सा ये वेरिएबल होता है तो इसलिए वहाँ पे कहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एस एंड पी ब्लॉक के लिए बड़े आसानी से कह सकते हैं कि फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स maximum oxidation number is equal to n, and minimum oxidation number is equal to n minus 8, where n is number of valency electrons. n is number of valence electrons. For example, if I talk about nitrogen, नाइट्रोजन की आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. मैक्सिमम इसका +5 हो गया, मैक्सिमम +5, एग्जाम्पल HNO3. मिनिमम -3, एग्जाम्पल NH3. इजी. ऐसे ही क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का मैक्सिमम +7, इसकी आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड मिनिमम 7 - 8 यानी कि -1. मैक्सिमम का एग्जाम्पल HClO4, मिनिमम का एग्जाम्पल ज़्यादातर कंपाउंड में क्लोरीन जो है वो -1 स्टेट में रहता है. ऐसे और कुछ एलिमेंट की बात कर ली जाए. लेट्स से आई हैव सल्फर. सल्फर की आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैक्सिमम +6, एग्जाम्पल H2SO4. मिनिमम 6 - 8 यानी कि -2, H2S. इजी. क्लियर. ऐसे ही हम बात करें ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन की मैक्सिमम एंड मिनिमम. वैसे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लॉजिकली +6 होना चाहिए, बट ऑक्सीजन द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ज़्यादातर केसेस में ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज ही होता है, चाहे वो ऑक्साइड हो, पर ऑक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड हो. बहुत रेयर केस में, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल बताए थे, O2, F2 एंड OF2, यहीं पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होता है. तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +2. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग. +2 जहाँ पे OF2 एग्जाम्पल है, एंड -2 बहुत कॉमन है, लाइक H2O. क्लियर. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फ्लोरीन. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो सब कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही रहेगा. इन एवरी कंपाउंड फ्लोरीन हैज़ टू बी -1. तो इसका सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, एक तो -1 और एक 0 एज अ फ्री एलिमेंट. तो 0 क्योंकि अधिक होता है तो एज फ्री एलिमेंट लिख दिया. -1 इन ऑल कंपाउंड्स. इन ऑल कंपाउंड्स जितने भी फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं उन सभी में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही रहेगा. राइट. अब ये मैक्सिमा और मिनिमा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. लाइक कई बार हमको समझना होता है कि किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है या रिड्यूसिंग कैरेक्टर है या दोनों कैरेक्टर है. यानी कंपाउंड सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, या दोनों की तरह काम कर सकता है. तो यहाँ जैसे समझिए आप कि मान लीजिए आपके पास HNO3 है. अब HNO3 के अंदर मुझे पता करना है HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, या दोनों का रोल प्ले कर सकता है. तो बेसिकली इसके अंदर जो एक्टिव एटम है, मैं नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 निकलेगा. +5 क्योंकि नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका मतलब नाइट्रोजन को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते. दैट मीन्स नाइट्रोजन का केवल रिडक्शन पॉसिबल है HNO3 में, और जिसका केवल रिडक्शन होता है वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हो सकता है. यानी नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो HNO3 इज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है। तो यदि किसी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है, देन दैट कंपाउंड विल बी ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर एटम। ऐसे ही अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में मिनिमम है, तो उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कंपाउंड विल बी ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मिनिमम होने का मतलब आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते ना, और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते बट ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और जिसका केवल ऑक्सीडेशन होता है वो केवल रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है। तो अंडरलाइनिंग बात क्या हुआ, रूल क्या हुआ कि यदि किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हुआ तो उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में वो कंपाउंड सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अगर मिनिमम हुआ तो उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में वो कंपाउंड सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो नोट करके लिख लें। If part 1, if the oxidation number of an element in a compound is maximum, then the compound will be only oxidizing agent, only oxidizing agent with respect to that particular element। जैसे HNO3 में नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 एंड +6 मैक्सिमम होता है सल्फर का। ऐसे आप HClO4 ले लो, इवन बहुत सारे डी ब्लॉक के कंपाउंड में बताता हूँ आपको। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है जो कि मैक्सिमम है, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2 के अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है जो कि मैक्सिमम होता है क्रोमियम का, तो K2Cr2 इज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। पॉइंट 2, इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मिनिमम, देन द मिनिमम इन ए कंपाउंड, then the compound will be only reducing agent with respect to that element. For example, if I talk about Ki में आयोडीन -1 है, -1 आयोडीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है। सेवनटीन्थ ग्रुप का एलिमेंट है, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम +7 आएगा, मिनिमम 7 - 8 यानी -1 आएगा, तो ये ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे NH3 नाइट्रोजन -3 है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे ही आप ले लो लेट्स से H2S, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है जो कि मिनिमम है, तो दीज कंपाउंड्स विल एक्ट लाइक ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकते। क्लियर? पार्ट 3, if the oxidation number of an element is between maximum and minimum, between maximum and minimum in a compound, then compound can be oxidizing agent and reducing agent as well, दोनों की तरह काम कर सकता है। मिनिमम है तो उसका आगे बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम है तो उसका केवल घटा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में है तो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ने से उसका ऑक्सीडेशन हुआ यानी रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, और ऑक्सीडेशन नंबर घटने से उसका रिडक्शन हुआ यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया। ठीक है, जैसे ओजोन है, H2O2 है, ओजोन में आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 0, -2 +2 के बीच का नंबर है। ऑक्सीजन का जो मैक्सिमा मिनिमा होता है वो -2 एंड +2 होता है, तो ये भी ऐसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम के बीच में है -1 वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम +2 है, मिनिमम -2 है, तो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और सल्फर का मैक्सिमा मिनिमा कितना होता है +6 एंड -2, अगेन ये मैक्सिमा मिनिमा के बीच में है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पॉसिबल है। ऐसे HNO2,
HNO2 में नाइट्रोजन +3 है जो कि -3 और +5 के बीच का वैल्यू है। -3 मिनिमम होता है नाइट्रोजन का और +5 मैक्सिमम होता है, लिहाजा ये इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पॉसिबल है। तो दीज आर द मेथड्स। हालांकि एकदम फिक्स रूल नहीं है कि हर एक कंपाउंड को आप पता कर ही लोगे कि वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन यदि P ब्लॉक S ब्लॉक के एलिमेंट हैं तो आसानी से पता पड़ जाते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, क्योंकि P ब्लॉक और S ब्लॉक में तो हमें मैक्सिमम मिनिमा सबका पता ही है। क्लियर? तो चलिए सीखते हैं कि किसी एलिमेंट का किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है, find the oxidation number of underlined atom in the following compound. Number 1, H2SO4 में मुझे सल्फर का निकालना है। तो एक तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, हम लोग जो स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा तरीका है। एक वो तरीका ये है कि ऐसे निकालेंगे सिंपल वे में कि हाइड्रोजन का नॉर्मली जब ये नॉन मेटल से जुड़ा होता है तो +1 होता है, तो 2 × +1, सल्फर का x मान लिया, ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है इज इक्वल टू 0। 0 क्यों? बिकॉज हर एक कंपाउंड न्यूट्रल होता है, राइट? तो ये हो गया 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू +6 आ गया। थोड़ा अगर शॉर्टकट में करें, जैसे जेई मेंस है, नीट है, एडवांस है, इनमें सभी में इन सभी एग्जामिनेशन में टाइम का कमी होता है, तो इतना लंबा मेथड लगाना अवॉइड करें, अच्छा रहेगा। तो सिंपली जैसे हाइड्रोजन 2 लिखा है, यहाँ +2 लिख लो, ऑक्सीजन 4 लिखा है, यहाँ -8 लिख लो, बचा कितना? -6। अगर -6 बचा नेट, तो इस कंपाउंड को न्यूट्रल बनाने के लिए यहाँ +6 लिखना पड़ेगा ना, ईजी आ गया। इतना ही काम करना है। तो आगे से जब भी हम ट्राई करें तो इस तरह से करें तो हमारा समय बच जाएगा, अनलेस स्कूल एग्जामिनेशन में आपको ये शो करना हो। नंबर 2, KMnO4 में मैग्नीज। अब जितने रूल बताए हैं ना, उसमें मोटी मोटी सारी चीज़ें कवर्ड हैं कि कौन से एलिमेंट का जनरली कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो KMnO4 में K+ है, तो +1 × 1, मैग्नीज का x मान लिया, 4 × -2 इज इक्वल टू 0, तो +1 - 8 + x इज इक्वल टू 0, तो x - 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। ईजी। शॉर्टकट मेथड लगाते तो क्या करते, यहाँ पे +1 लिखते, यहाँ पे -8 लिखते। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जनरली -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है, -8 लिख दिया। -8 और +1 के बाद रिजल्टेंट कितना बचा? -7। यदि मैं मैग्नीज पे +7 लिख दूँ तो मेरा काम हो जाए, यानी मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ गया। नंबर 3, K2Cr2O7 में क्रोमियम का। वंस अगेन द सेम थिंग, 2 × +1 क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 फिक्स होता है, रूल में बताया आपको कि फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का, यानी एल्कली मेटल्स का +1 एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल का +2, एल्यूमिनियम का +3, ये फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर है। क्रोमियम का x मान लें तो 2x + 7 × -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x - 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +12/2, दैट इज +6। ठीक है, +6। वैसे भी कर सकते थे जैसा मैंने मेथड बताया था, यहाँ पे +2 लिख लो, पोटेशियम के 2 हैं, 7 ऑक्सीजन है, -14 लिख लो, बचा कितना रिजल्टेंट? +12। +12 कितने क्रोमियम के ऊपर है? 2 क्रोमियम पे +12 है, तो 1 क्रोमियम पे +6। इजी। एग्जाम्पल नंबर 4, लेट्स से कॉम्प्लेक्सेस में हमें निकालना है। एक कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ K4FeCN6। अब यहाँ थोड़ा सा नॉलेज का ज़रूरत पड़ता है, लाइक साइनाइड इज ऑलवेज गोइंग टू बी -1। साइनाइड आयन पे ना -1 चार्ज होता है, तो साइनाइड पे -1 हो गया। अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड निकालना चाहो तो क्या तरीका है कि -6 ये हो गया, +4 ये हो गया, -6 ये हो गया, +4 ये हो गया, कितना बचा? -2। तो यदि मैं आयरन पे +2 लगा दूं तो न्यूट्रल हो जाएगा कंपाउंड। तो इस तरह से सीधे मुझे +2 मिल गया। अब आप मेथड लगाना चाहते हो, 4 × +1 प्लस आयरन का x, 6 × -1 इज इक्वल टू 0, तो x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। ईजी। ठीक है, एक और करते हैं। नंबर 5, PtNH3 होल 4 Cl2, प्लेटिनम का निकालना है।
यहाँ आयरन का निकालना था, प्लेटिनम का निकालना है। अब कई बार कॉम्प्लेक्सेस में न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज अ लीगेंड जुड़े होते हैं, तो प्लेटिनम का निकालना है, अमोनिया का 0 होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का -1 होता है, तो x + 4 × 0 - 2 × 1 = 0, x +2। वैसे भी निकाल सकते थे, इस पे 0 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे +2 चार्ज होगा। शॉर्टकट मेथड, इजी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे निकालना है लेट्स से FeH2O5NoSO4। दिस इज़ अ वेरी कॉमन कंपाउंड जो ब्राउन रिंग टेस्ट में बनता है। यहाँ पे एक बात है जो सब लोग को याद होना चाहिए कि जो NO है ना, ये प्लस होता है, नाइट्रोसोनियम आयन। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का जो फार्मूला है वो ये है, जो नाइट्राइट और नाइट्रेट के लेबोरेटरी टेस्ट में हम बनाते हैं, रिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो अब मुझे आयरन का निकालना है, ठीक है। तो अगेन x + 5 × 0 प्लस NO पे +1 है, तो 1 × +1 लिख दिया, -2, सल्फेट आयन पे -2 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सल्फेट आयन हैज़ गॉट -2 चार्ज, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से x + 1 - 2 = 0, x +1, इजी। ठीक है, अगला नंबर 7, H2SO5. H2SO5 is commonly known as peroxymonosulfuric acid. Peroxymonosulfuric acid. पेरोक्सीमोनोसल्फ्यूरिक एसिड में अगर मैं रूल के हिसाब से निकालता हूँ ना, तो ये आ जाएगा 5 × 2 -10 हो गया, एंड 2 × 1 +2 हो गया। रूल के हिसाब से ये आ जाएगा आपका +8। ठीक है, रूल के हिसाब से +8 आ गया, लेकिन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +8 नहीं हो सकता। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। तो एक तो जनरल बात आप लोग याद रखो कि कभी किसी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से ज़्यादा आ जाए तो उसका आंसर मैक्सिमम लिख देना। एक्चुअली ऑक्सीजन के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ऐसा होता है और हम उसको सेम ले लेते हैं। कुछ पेरोक्सी लिंकेज होते हैं जिनमें -1 चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, वो हम इग्नोर कर देते हैं मैथमेटिक्स लगाते वक्त, इसलिए ऐसा होता है। तो जब भी कभी आए ऐसा केस आए कि किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है, तो मैक्सिमम रख दो आप, आंसर तो आपका आ जाएगा। शॉर्टकट मेथड कैसे होता है ये वो मैं बताता हूँ, उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पेरोक्सीमोनोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ऐसा। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे। ये बॉन्ड तोड़िए, यहाँ -1 रखा, यहाँ +1, इजी है। एक बॉन्ड तोड़ा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ -2, यहाँ +2। ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ -2, यहाँ +2, और अगेन ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ -1, यहाँ +1। अब आप सल्फर के सराउंडिंग में टोटल चार्ज काउंट कर लो, 2 2 4, 1 5 और 1 6, +6 हो गया, इजी। और +6 इट्स मैक्सिमम वैल्यू, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर का मैक्सिमम वैल्यू भी +6 है। तो जो रूल बताया था कि जब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में मैक्सिमम से अधिक आ जाए तो उसका वैल्यू मैक्सिमम लिख देना, आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो +6 हो गया। नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। Let's say I have H2S2O8. This is called peroxy. This is also known as Carrot's acid. Carrot's acid is common name. Peroxy disulfuric acid. Sulfuric acid. Also known as Marshall's acid. Marshall's acid. ठीक है, अब अगर मैं रूल लगा के निकालूं, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, कुछ तो यहाँ पे भी हमको डाउट हो जाना चाहिए कि पेरोक्सी लिखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पेरोक्सी लिंकेज इसमें होगा। और अगर पेरोक्सी लिंकेज होगा तो सारे ऑक्सीजन को एक जैसा -2 ट्रीट करना गलत हो सकता है। फिलहाल ट्रीट करके देखते हैं क्या आता है। अगर मैं ऑक्सीजन को -2 मान लूँ तो -16 हो गया, हाइड्रोजन +2 हो गया। तो अब मुझे सल्फर का निकालना है ना,
तो -16 + 2 यानी कि -14, तो सल्फर पे +14 हो जाएगा। अगर मैं रूल लगा के निकालता हूँ तो +2 + 2x + 8 × -2 = 0। यहाँ से 2x = 14 आएगा, x = +7 आ जाएगा, एंड +7 इज अगेन अ रॉन्ग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। सल्फर का मैक्सिमम +6 होता है, +6 होता है, तो इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, पैरोक्सी ऑक्सीजन आइडेंटिफाई करेंगे, तब करेक्ट चार्ज हमें मिलेगा। तो जरा देखिए, पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा। अब यहाँ पे जो टर्मिनल सल्फर हैं वो एक जैसे हैं, इसका जैसे होगा वही इसका भी हो जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं बॉन्ड तोड़ करके। ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ -1, यहाँ +1, ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ -2, यहाँ +2, ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ -1, यहाँ +1, ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ -2, यहाँ +2। तो अब आप देख सकते हो कि सल्फर के सराउंडिंग में जो टोटल चार्ज है वो कितना है। इधर +1 इधर लिख रहा हूँ, 2 1 3 2 5 और 1 6, अगेन +6। यहाँ भी +6 ही आएगा बिकॉज दोनों आइडेंटिकल है। इनफैक्ट ये दोनों ऑक्सीजन -1 है, ये दोनों जिनको हमने -2 ले लिया था। मिस्टेक ये है कि हम लोग नॉर्मल जब भी देखते हैं किसी कंपाउंड को जिसमें ऑक्सीजन है, तो बिना कुछ सोचे समझे उन सब ऑक्सीजन को -2 ले लेते हैं एज अ जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ गलती हो जाती है। लेकिन ऐसे कंपाउंड में फिर हमें स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। या तो अपना शॉर्टकट मेथड लगा दो कि यदि एक किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में मैक्सिमम से ज़्यादा आ रहा हो तो टिक इट मैक्सिमम, ठीक है। तो ये +6 हो गया, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थोड़े एग्जाम्पल और करते हैं। C3O2। C3O2 में कार्बन का निकालना है। दिस इज कॉल्ड कार्बन सब ऑक्साइड। अब इसके अंदर रूल चलेगा, रूल लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, 3x + 2 × -2 = 0। तो 3x = +4, x = +4/3। अब अगेन क्योंकि 4/3 एक फ्रैक्शनल नंबर है, तो ये बात क्लियर है कि सारे कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर एक जैसा नहीं है। तो लेट्स फाइंड आउट कि अलग अलग कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग कितना आता है। तो अगर मैं C3O2 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा होता है, ऐसा। अब अगर आप बॉन्ड तोड़ोगे ना ये, तो यहाँ -2, यहाँ +2, ये भी वही बात है, -2 यहाँ +2, ये बॉन्ड तोड़ने से 0 0, ये बॉन्ड तोड़ने से 0 0, क्योंकि ये तीनों कार्बन आइडेंटिकल हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन यदि डिफरेंट होता तो मैं एस कैरेक्टर के हिसाब से एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेता, लेकिन यहाँ नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि तीनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। तो तीनों का जो एस कैरेक्टर है वो सेम है, और अगर एस कैरेक्टर सेम है तीनों एटम्स का, तो तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर भी तीनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगा। तो जब ये बॉन्ड तोड़ोगे आप, तो चार्ज नहीं दे पाओगे ये बॉन्ड तोड़ने से और ये बॉन्ड तोड़ने से, तो बीच वाले दो बॉन्ड तोड़ने से 0 0 चार्ज मिलेगा। तो इस ऑक्सीजन, इस कार्बन का +2 हो गया, इस कार्बन का +2 हो गया, इस कार्बन का 0 हो गया। तो अब आप एवरेज आउट करोगे तो ये हो जाएगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज +2 + 0 + 2 / 3 + 4/3। ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने सीखा कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एवरेज होती है हुई। क्लियर। वन मोर एग्जाम्पल है, नंबर 10, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। Na2H2O3 अगर हम रूल के हिसाब से निकालें यदि, तो क्या आएगा, 2 × +1 + 2x + 3 × -2 = 0। तो 2x -4 ये आ जाएगा -6 और +2, तो -4 बचेगा = 0। तो x = +2 आ गया। कभी कभी इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या दोनों सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिकल है? नहीं है, नहीं है। अलग अलग सल्फर एटम का
ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है। तो वो चेक करना हो कि द टू सल्फ व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द टू सल्फर एटम्स, अगर डिफरेंट तरीके आई मीन डिफरेंट एटम्स का निकालना हो तो क्या इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट, तो इसका भी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसके लिए ट्रिक बताता हूँ। थायो प्रीफिक्स तब आता है जनरली किसी कंपाउंड के अंदर, थायो नाम तब आता है जब किसी ऑक्सीजन एटम को सल्फर से रिप्लेस कर दिया जाए। तो थायोसल्फेट एक्चुअली सल्फेट से बना है, सल्फेट का एक ऑक्सीजन उड़ा के उसकी जगह सल्फर लगा दिया। सल्फेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो, ऐसा ठीक है। अब ज्योमेट्री पे मत जाइए, आप स्ट्रेट वैसे बना सकते हैं 90 डिग्री के एंगल के पे भी, ज्योमेट्री में इंटरेस्टेड नहीं है अभी। अब एक ऑक्सीजन एटम को एक सल्फर से रिप्लेस कर दो, यहाँ सल्फर लिख दिया, नाउ इट बिकम सोडियम थायोसल्फेट H2O3। दो जगह सोडियम लगा दो तो आपका काम हो गया, Na2H2O3 हो गया ना, Na2H2O3, 3 ऑक्सीजन। अब आप बॉन्ड तोड़ करके आसानी से निकाल सकते हो। लाइक इसको तोड़ेंगे, यहाँ -2 हुआ, यहाँ +2 हुआ, इसको तोड़ेंगे -1 +1, इसको तोड़ेंगे यहाँ पे +1 आएगा और यहाँ -1, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ -2 और यहाँ +2 आएगा। दिस सल्फर हैज़ गॉट मोर S कैरेक्टर। अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस सल्फर एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है और इस सल्फर का sp3 है। तो sp3 के अंदर 25% S कैरेक्टर है, sp2 के अंदर 33.33% S कैरेक्टर है। तो दिस सल्फर एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन दिस। तो जब हम ये दो बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसको -2, इसको +2 देंगे। क्लियर? अब जो बच्चे हाइब्रिडाइजेशन नहीं जानते हैं वो ऐसे सिंपली समझ लें, याद कर लें इसको, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को याद कर लें। जब भी हाइब्रिडाइजेशन आप सीखेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा ये। अभी आपको सिंपली याद करना ठीक रहेगा। सोडियम थायोसल्फेट में 2 सल्फर में एक सल्फर का +6, एक का -2 होता है। आप काउंट करके देखो, ये वाले बीच वाले सल्फर का कितना आ जाएगा, +2 +2 +2 +6 हो गया, तो यहाँ -2 हो गया। तो जब आप एवरेज ऑक्सीडेशन निकालेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6 एक सल्फर का है, -2 दूसरे का है, डिवाइडेड बाई 2 तो +2 आ जाएगा। ठीक है, तो इन सोडियम थायोसल्फेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 सल्फर एटम्स आर नॉट आइडेंटिकल। रिमेंबर दिस थिंग, एक का +6 होता है और एक का -2 होता है, इसे याद रखना। ठीक है, थोड़े एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूँ, यू जस्ट ट्राई एंड आस्क फॉर द आंसर्स, बिकॉज इतने सारे एग्जाम्पल एकदम रूटीन में नहीं डिस्कस कर सकते, तो आप लोग खुद ट्राई करिएगा। नंबर 11 है Na2S4O6, सोडियम टेट्राथायोनाइड है, इसमें सल्फर का निकालना है। रिमेंबर 4 सल्फर है और चारों सल्फर में चारों का आइडेंटिकल नहीं है, तो ट्राई करना कि हर एक सल्फर एटम का अलग अलग निकालो। ठीक है ना, तो एवरेज एंड इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। 12 NH4NO3 में नाइट्रोजन एटम्स का 2 नाइट्रोजन है, इनका निकालना है। नंबर 13 PH3 में P का निकालना है। नंबर 14 CrO5 में क्रोमियम का, दिस इज कॉल्ड परक्रोमेट। यहाँ भी थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कैसे निकालें। 15 XeO2F4 जीनन का निकालना है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 में ऑस्मियम का निकालना है। Fe3O4 आयरन का निकालना है। देन Fe.993O में आयरन का निकालना है 19। FNO3 फ्लोरीन नाइट्रेट नाइट्रोजन का निकालना है 20। HNO4 दिस इज कॉल्ड पैरोक्सी नाइट्रिक एसिड, इसमें भी नाइट्रोजन एटम का निकालना है। ठीक है, तो ट्राई दीज क्वेश्चंस। इनके अलावा आपने जो भी बुक यूज़ करते हैं उनके एक्सरसाइज से ऑक्सीडेशन नंबर वाले क्वेश्चंस ट्राई करें एंड खूब सारी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत जगह आता है। जब आप इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी एन फैक्टर निकालने में। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ भी रिडॉक्स रिएक्शंस
की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, मेथड था हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है, तो खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। Please like the lecture and share the lecture to other students. Thanks a lot.